अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, जिसका नाम क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, है ना। यहाँ इन नोट्स में गड़बड़ ना हो इसलिए ऐसा लिखा है, टाइप ऑफ इज वन वर्ड। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एग्जांपल्स। टाइप ऑफ क्या करता है, जैसे मैंने बोला अभी कि कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं आता कि कोई चीज नंबर है या कोई चीज स्ट्रिंग है या और भी टाइप। जब हम आगे पढ़ेंगे अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए, तो कौन से टाइप का ये मेरे पास जो वैल्यू है किस टाइप की है, समझ में नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टाइप ऑफ जो हमारा कीवर्ड होता है, कीवर्ड का मतलब क्या है, कीवर्ड का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लैंग्वेज में जो पहले से जिनका कोई मतलब है। यानी अगर आप टाइप ऑफ डिफाइन करेंगे तो जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ब्राउजर है, वो समझ जाएगा कि भाई इसका कोई मतलब है। टाइप ऑफ मान लीजिए आप अपने आप और कहीं यूज नहीं कर सकते, वो एज अ कीवर्ड ही चलेगा। तो कीवर्ड का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ हमने लिखा टाइप ऑफ और यहाँ एक स्ट्रिंग दिया, तो उसने बोला भाई ये तो मेरे को जो आपने वैल्यू दिया है ये स्ट्रिंग टाइप का लग रहा है। आप नंबर देंगे तो बोलेगा नंबर, बुलियन वगैरह और भी टाइप्स होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। बट टाइप ऑफ का आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि ये चेक करता है टाइप, और सिंटेक्स क्या होता है, टाइप ऑफ के बाद आप कोई भी वैल्यू जो है दे सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार चलाकर देखते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लियर। मान लीजिए मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ 5, ये 5 मैंने लिखा तो उसने क्या दिया, नंबर दिया। हमने होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए चलाकर देख लिया। मैं मान लीजिए इसके लिए कर देता हूँ 2.3, तो भी इसने क्या बोला नंबर बोला। यानी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में चाहे वो इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है, दोनों को ही क्या माना जाता है, नंबर माना जाता है। यानी टाइप एक ही है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो मैंने चाहे 5 दिया चाहे 2.3 दिया, इसने क्या बोला, नंबर बोला। मैं बोलता हूँ टाइप ऑफ और यहां दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने जैसे ये दिया, सॉरी मैंने टाइप ऑफ में क्या किया, गलती से स्पेस दे दिया है। टाइप ऑफ करता हूं तो स्ट्रिंग आ गया। देखिए ये भी आपको समझ आया, जहां भी सिंटेक्स में गड़बड़ करोगे तो कंपाइलर आपकी बात नहीं समझेगा, ब्राउजर आपकी बात नहीं समझेगा, वो इमीडिएटली आपको सिंटेक्स एरर दे देगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इस बार सही से टाइप ऑफ लिखा, देखिए कलर भी चेंज होता है। जैसे ही कोई कीवर्ड आप टाइप करते हो तो कलर भी चेंज हो जाता है। पहले जब मैं नॉर्मल लिखा था तो व्हाइट आ रहा था, जैसे ही इसने डिटेक्ट किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा शायद पर्पल कलर है, तो इसने पर्पल कलर का इसको कर दिया। ठीक बात है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ मैंने लिखा, आप देखिए जैसे हेलो वर्ड लिखा तो उसने बोला भाई ये आपने स्ट्रिंग टाइप का दिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप ऑफ भी समझ आ गया है। ठीक बात है, ये हो गया टाइप ऑफ। जल्दी से देखते हैं हमारा रिवीजन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने इसके साथ पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यानी बॉडमास या पेडमास हमने देखा। उसमें हमने देखा किस तरह से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट की हेल्प से हम कैसे अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारा मिंत्रा का जो बैग प्रोजेक्ट है, मिंत्रा कार्ट है, जो पूरा मिंत्रा बाद में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसके कार्ट की कैलकुलेशंस की हेल्प से हमने पूरी कैलकुलेशंस को समझा। टाइप्स ऑफ नंबर हमने देख लिए, यानी एक इंटीजर होगा और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे। हमने ये भी समझा साथ साथ कि हमको गूगल, एमडीएन डॉक्स और चैट जीपीटी को कैसे इस तरह से यूज करना है ताकि मेरे को सिंटेक्स रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। अगर मेरे को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं उस बेस पे पूरा काम कर पाऊं। उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग्स को कैसे अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, नंबर्स के साथ। और लास्ट में हमने देखा टाइप ऑफ ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम कभी भी किसी वैल्यू में कंफ्यूजन हो तो चेक कर सकते हैं कि भाई इसका टाइप एक्चुअली है क्या। ठीक बात है। तो चलिए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, पहला टास्क देखते हैं। पहला टास्क क्या है, एट अ रेस्टोरेंट यू एट, यानी रेस्टोरेंट आप खाना खाने गए हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर लीजिए। क्या खाया आपने, आपने खाई एक दाल 100 रुपए की, आपने खाई 2 रोटियां 10 रुपए ईच, और आपने खाई एक आइसक्रीम 30 रुपए की। हमको क्या करना है, बोल रहा है कैलकुलेट करिए एंड डिस्प्ले करिए द फाइनल बिल अमाउंट। ठीक है, तो हमको एक दाल, तो मान लीजिए हम यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहले कितना है 1 दाल, तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। इसने बोला 100 रुपीज की है। उसके बाद 2 रोटी है 10 रुपए ईच, यानी 2 इंटू 10, कितने की हुई रोटी, 20 रुपए की हुई, तो हुआ 2 इंटू 10। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ एक आइसक्रीम हुई 30 रुपए की, है ना। तो एक हुई आइसक्रीम मल्टीप्लाई बाय 30। ये चाहे तो 1 मल्टीप्लाई छोड़ भी सकते हैं, बट थोड़ा उससे क्लियर होता है कि क्वांटिटी क्या है। तो हमने क्वांटिटी इंटू रेट कर दिया, तो हमारा फाइनल बिल क्या आया, 150 का आया। पर देखिए हमने क्या सीखा है, बॉडमास सीखा है। इससे थोड़ा ये थोड़ा सुंदर लगे इसके लिए क्या करेंगे, देखिए तीनों अमाउंट्स क्लियर लगे, तीनों अमाउंट्स क्लियर दिखें। यानी पहले का क्या बिल है, दाल का क्या बिल है, रोटी का क्या बिल है, और मेरे फाइनल आइसक्रीम का क्या बिल है, उनको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। दूसरा हम काम क्या करेंगे, दूसरा हम काम ये करेंगे, हमको ऐड करना है रुपी सिंबल। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में कर देता हूँ रुपी सिंबल ऐड। मैंने क्या किया, यहाँ पर रुपी सिंबल ऐड कर दिया। जैसे रुपी सिंबल ऐड किया, मेरा क्या हुआ, रिजल्ट गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे को पूरे में क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा। मैंने ब्रैकेट ऐड कर दिया। उसके बाद इसने क्या बोला, यानी 150 रुपए तो मेरा आ गया। ये बोल रहा है कैलकुलेट करिए और डिस्प्ले करिए। तो कैलकुलेट और डिस्प्ले तो हमने कर दिया है। देखिए एक और इसमें अच्छा काम हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बैकटिक से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बैकटिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पहले देंगे रुपी सिंबल,
है ना, और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दे देंगे इसके अंदर, है ना। ये मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया, उसमें देखिए आप इसको और भी चीज ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ योर फाइनल बिल इज, है ना। अभी इसको हमने क्या नहीं किया, डॉलर और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने इस तरह से देखिए एक स्ट्रिंग बनाई, एक्सप्रेशन भी इसके अंदर ही आ गया, सिंबल भी इसके अंदर ही आ गया, मेरा मैसेज भी इसके अंदर ही आ गया, और फाइनल स्ट्रिंग क्या बनके तैयार हो गई, योर फाइनल बिल इज 150 रुपीज या रुपीज 150। ठीक बात है, आपको समझ आया कैसे हमने मैथ्स भी किया, हमने क्या क्या देखा, देखिए इसमें मैथ्स भी हम सीख गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करना, इस एक्सरसाइज में हमने ब्रैकेट्स को लगाना भी सीख लिया, इस एक्सरसाइज में हमने स्ट्रिंग को डिफाइन करना भी सीख लिया, हमने कॉन्कैटिनेट करना भी सीख लिया, और हमने बैकटिक की मदद से फाइनली स्ट्रिंग को अपने डिफाइन करना भी सीख लिया। ठीक बात है। सेकंड टास्क मेरे पास क्या है, कैलकुलेट 18% जीएसटी, यानी जीएसटी की कैलकुलेशन हमसे करा रहा है कितना, आईफोन 15 है 79,990 रुपीज का, और 2 एयरपॉड्स प्रो हैं 24,990 के। तो इन दोनों पर हमको क्या करना है, 18% जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो फिर से सेम काम करेंगे, इस बार इसको कर देते हैं क्लियर, और इस बार शुरुआत ही करेंगे बैकटिक से। ठीक है, मैं बैकटिक लगाता हूँ, बोलता हूँ योर जीएसटी टैक्स अमाउंट इज, है ना। सबसे पहले क्या लगा देंगे, सबसे पहले लगा देंगे रुपी सिंबल, उसके बाद लगाएंगे डॉलर ब्रैकेट ब्रैकेट। अब इसके अंदर मेरे को कैलकुलेट करना है, देखिए अब क्या है, फिर से देखते हैं क्वांटिटी, 1 आईफोन 79,990, है ना। आप में से बहुत लोग आईफोन लेना चाहते होंगे 79,990। सबसे पहले क्या सीख लीजिए, सबसे पहले सीख लीजिए कि उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमने किया 1 इंटू 79,990 प्लस, और हमने क्या लिया है, हमने लिए हैं 2 एयरपॉड्स प्रो 24,990। भाई कौन खरीदता है इतने महंगे ईयरफोन्स, जो 25,000 का एक ईयरफोन हो, कोई बात नहीं, हमको तो टैक्स कैलकुलेट करना है, हमको क्या, हमने किया 24,990, ये मेरा हो गया अमाउंट। अभी मेरे को और क्या करना था, इस पे 18% जीएसटी लगाना था। अब देखिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि फाइनल अमाउंट पे परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लगाऊंगा ब्रैकेट, 18% निकालना है और इसमें ऐड करना है क्या, नहीं, उसने बोला सिर्फ टैक्स अमाउंट बताना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, है ना। मैंने ये कर दिया, एंटर दबाया, मेरा फाइनल निकल कर आ गया योर टैक्स जीएसटी टैक्स अमाउंट इज 23,394 रुपए 60 पैसे, यानी 23,394 रुपीज 60 पैसा। तो देखिए जो एक आईफोन और एयरपॉड्स खरीद रहा है, 23,000 तो उसने मोदी जी की जेब में भी डाल दिए। तो ये हुआ हमारा जीएसटी कैलकुलेशन, और हमने डायरेक्टली कैसे किया इसको, हमने बैकटिक स्ट्रिंग की हेल्प से इसको किया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रिएट स्ट्रिंग्स यूजिंग ऑल 3 मेथड्स। हमने कौन कौन से मेथड देखे, मान लीजिए यही लिख देते हैं। तो मेथड 1 था सिंगल टिक्स, ये मेरी डिफाइन हो गई। मेथड 2 था, ये मेरा थोड़ा रिवीजन हो रहा है, ये वाला, और मेथड 3 था ये वाला। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज थी, 1 सेकंड में हमने इसको करके खत्म कर दिया। तो ये मेरी हो गई 3 तरीके। ये कह रहा है कॉन्कैटिनेट करिए स्ट्रिंग एंड, इसने बोला स्ट्रिंग तो आपने बनाया, इसको पॉपअप में भी दिखाना है। पॉपअप में कैसे दिखाते हैं, फिर चलते हैं अपनी लास्ट पे, और यहाँ इसको काय के अंदर पास कर देते हैं, अलर्ट के अंदर पास कर देते हैं। फिर एक और ब्रैकेट लगाया, एंटर दबाया, देखिए क्या आ गया, मेरा अलर्ट में आ गया योर फाइनल मिंत्रा बैग अमाउंट इज 18,004 रुपीज, है ना। तो हमारे हो गए हैं दोस्तों सारे के सारे टास्क प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा नंबर्स एंड स्ट्रिंग काफी अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, जो क्या होने वाला है, जावास्क्रिप्ट विद HTML एंड CSS। तो इसमें हम थोड़ा सा बाद में जावास्क्रिप्ट देखेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ चलाते हैं, कैसे कैसे कोड लिखते हैं, बट मोस्टली हम इस चैप्टर में जो रिवीजन है वो करने वाले हैं HTML और CSS का। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं टच अपॉन करने वाला हूँ। तो अगर आपको बेसिक्स पता है HTML CSS के, तो मैं यहाँ पर इन 2 चैप्टर्स में मेनली क्या करूंगा, इन 2 टॉपिक्स में क्या करूंगा, कवर कर लूंगा जो जो HTML और CSS में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, अलॉन्ग विद जो IDE हम यूज करने वाले हैं जो है VS कोड। पहले एक बार बात कर लेते हैं क्विकली, IDE क्या है। VS कोड जो मैं बात कर रहा हूँ, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कोड लिख रहे थे डायरेक्ट कंसोल में, पर जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मिंत्रा बनाएंगे, तो कंसोल में जो कोड है वो लिखने से तो काम चलेगा नहीं। तो कहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। ये क्या है, बार बार इतना बड़ा बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ। देखिए आजकल क्या होता है, कोड लिखने के लिए आपको जितनी चीजें जरूरी हैं वो सब एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको दे दी जाती हैं। यहाँ कोड लिखिए, यहाँ उसको फॉर्मेट कर लीजिए, यहाँ आउटपुट देख लीजिए, या अलग अलग एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हैं, कैसे आप अपना कोड गिटहब पे चेक इन करेंगे। इस सब के लिए एक ही एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसको IDE बोलते हैं। सबसे पॉपुलर अनडिस्प्यूटेड किंग वेब डेवलपमेंट के लिए क्या है, VS कोड है, तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ना। तो ये सारी बेसिक टूलिंग वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है कोडिंग के लिए, प्रॉब्लम्स फाइंडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, सब चीज के लिए। इससे क्या होता है, डेवलपर की एफिशिएंसी बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। नीड क्या है,
देखिए वो ये कोड को ऑटो कंप्लीट करता है, सिंटेक्स को हाईलाइट करता है। ऑटो कंप्लीट मतलब आप लिखना शुरू करेंगे अपने आप गेस करता रहेगा, जैसे मम्मी कई बार करती है ना, आप बोलते हो पहले से बोलने लगते अच्छा ये बोल रहे हो क्या, ये बोल रहे हो, तो क्या करेगा, ऑटो कंप्लीट करने लगेगा। दूसरा क्या, अलग अलग चीजों को अलग अलग कलर से दिखाना, ताकि सिंटेक्स जो है वो क्लियर हो जाए, पढ़ने में आसान हो जाए। तो ये सब जो है आईडी आपके लिए करता है। इंस्टॉलेशन एंड सेटअप पे आ जाते हैं डायरेक्टली। देखिए हम विंडोज का सेटअप पहले कवर कर चुके हैं HTML की वीडियो में, अभी हम मैक यूज कर रहे हैं तो मैक का सेटअप कवर करेंगे। है वैसे कुछ नहीं, अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हमको, सीधे जाना है गूगल पे, सर्च क्या करना है, VS कोड। तो गूगल पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं VS कोड। देखिए जो भी सबसे पहला लिंक आया इसके अंदर इवन डाउनलोड लिंक भी डायरेक्टली आ रहा है, डाउनलोड लिंक पर कर देंगे क्लिक। अभी अगर आप विंडोज पे हैं तो यहाँ आपको क्या क्लिक करना होगा, X64 क्लिक करना होगा। जनरली जो लोग 64 बिट्स पर हैं, अगर आपको कोई बहुत पुराना सिस्टम यूज कर रहा है 32 बिट पर है तो X86 भी क्लिक कर सकता है। वरना अभी देखिए जैसे मैं मैक पे हूं तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इंटेल चिप, एप्पल चिप ये बोल रहा है तो मैं एप्पल चिप को जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ जिप फाइल को। देखिए डाउनलोड जो है बिगिन हो गया है मेरा, ये आ गया है यहाँ पर, मैंने कर लिया इसको डाउनलोड। उसके बाद क्या करना है, अगर आप विंडोज पे हैं तो इसको क्लिक करिए। इसके बाद इसमें क्या करना होगा, वो जो भी बोल रहा है नेक्स्ट 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 करते जाइए, आपका क्या होगा, इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। ये मेरा डाउनलोड्स फोल्डर है, देखिए एप्लीकेशन डायरेक्टली यहाँ पर आ गई है। VS कोड को उठाकर कहाँ डाल लेंगे, मैक के लिए एप्लीकेशंस के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। अब क्या करेंगे, VS कोड को हम लेंगे खोल, अपने जाते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, लिखते हैं VS। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आ गया है विजुअल स्टूडियो कोड। तो बहुत जल्दी, बहुत क्विक इंस्टॉलेशन था, कुछ करना नहीं पड़ा। बट इस पर क्लिक करिए, दबाइए ओपन, क्या हुआ, मेरा ये VS कोड जो है वो खुलकर आ चुका है। हम जाते हैं एप्लीकेशंस में और खोल लेते हैं क्या, VS कोड। देखिए जैसे मैंने लिखा विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, क्लिक किया, मेरा पूरा विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ खुलकर तैयार है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुलकर तैयार है, ये हमने कर लिया है। एक बात और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे को आपको बतानी थी वो ये है कि ये वीडियो अगर आप थोड़े दिन बाद भी देख रहे हैं, देखिए जो भी चीज यूज करें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करें, वरना क्या होता है धीरे धीरे प्रॉब्लम्स उसमें आने लगती हैं। बहुत पुरानी विंडोज यूज कर रहे हैं, बहुत पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो ठीक से चलता नहीं है, अलग अलग तरह के बग्स आते हैं, आपको उनका सोल्यूशन भी नहीं मिल पाता है गूगल वगैरह पे। तो ये मैं बात ध्यान रखिए, आपको अगर विंडोज दिखा रहा है बहुत टाइम से पॉपअप कर रहा है कि भाई अपडेट कर लो अपडेट कर लो, तो उसको अपडेट कर लो। जो भी सॉफ्टवेयर है उनको अपडेटेड रखेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको कम से कम आएंगी, नए से नई चीज आप सीख पाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो जरूर नहीं सेम वर्जन ढूंढें, जो ऐसा दिख रहा है वो वर्जन ढूंढें। अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट रखना आपकी जिम्मेदारी है और उससे आपका फायदा होगा। उसके बाद क्या देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं। VS कोड तो मेरा ओपन हो गया, अब मैं करूं क्या। तो मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, हम एक बार अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं, है ना, और यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, खोलता हूँ डेस्कटॉप ना, यहाँ पर हम एक बना लेते हैं नया फोल्डर जिसका हम नाम क्या रखते हैं, लर्निंग JS। ठीक है, इसका नाम मैंने रख लिया डेस्कटॉप पर लर्निंग JS। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे VS कोड में, फाइल में आइए, यहाँ क्या करेंगे, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर किया, उसके बाद क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और लर्निंग JS को ओपन कर लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, वेलकम फाइल के साथ। अभी यहाँ पर अंदर कुछ नहीं है, यहाँ दिखाता है क्या फाइल कंटेंट है, तो अंदर कुछ नहीं है। बट क्या हुआ है, मेरा जो फोल्डर है खुलकर तैयार हो गया है, यानी मेरी फाइल जो मेरा प्रोजेक्ट है वो खुलकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमको प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना है VS कोड में। अगला हम करेंगे इंस्टॉल एक्सटेंशंस। देखिए एक्सटेंशंस का क्या मतलब है और अपनी सेटिंग्स करेंगे। एक्सटेंशंस का ये मतलब है, देखिए क्या होता है जब VS कोड वालों ने VS कोड बनाया, जो माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, तो वो जो बेसिक चीजें हैं जो सबको जनरली चाहिए होती हैं उसको तो IDE में शिप कर देते हैं। पर उसके अलावा अगर सबकी सबकी रिक्वायरमेंट्स को एक साथ ऐड करके देंगे तो क्या होगा, बहुत मोटा बहुत फैट हो जाएगा VS कोड, है ना, बहुत मोटा बहुत भारी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हर चीज को बाकी एक्सटेंशंस बना कर देते हैं, भाई जिसको जो चाहिए वो इंस्टॉल कर लो। इनका भी ऐप स्टोर की तरह या आपके प्ले स्टोर की तरह क्या होता है, स्टोर होता है, वहां जाइए, आपको जो फंक्शनैलिटी चाहिए उसको एक्सटेंड करना है फंक्शनैलिटी को, तो उसका एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। इस वीडियो के लिए, इस कोर्स के लिए हम क्या करेंगे, दो एक्सटेंशन यूज करेंगे, लाइव सर्वर और प्रिटियर। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए जो सबसे लास्ट वाला आइकन है डब्बे वाला जिसपे एक्सटेंशन दिखा रहा है, इसको करेंगे क्लिक। यहाँ पर आकर क्या सर्च करेंगे, सबसे पहले लाइव सर्वर। इसका मैं आपको धीरे धीरे मतलब बताऊंगा। लाइव सर्वर क्या हमको हेल्प करेगा, देखिए सबसे पहला क्लिक करना है, 39 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, जो सबसे पॉपुलर है, ये इंस्टॉल करना है। ये हमको हेल्प करेगा कि जब हम कोड लिख रहे हैं तो उसका आउटपुट बार बार खुद दिखता रहे, सेव करने पर हमको बार बार सर्वर चलाना ना पड़े, पेज को रिफ्रेश ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हुआ लाइव सर्वर। दूसरा हम क्या करेंगे, इंस्टॉल प्रिटियर, इसको कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, ये भी मेरा देखिए इंस्टॉल हो गया। तो मेरे दोनों के दोनों एक्सटेंशंस क्या हो गए हैं, इंस्टॉल हो गया। लाइव सर्वर प्रिटियर, प्रिटियर क्या करेगा, आपके कोड को ऑटो फॉर्मेट कर देगा, अच्छे से फॉर्मेटिंग रखेगा, आपको खुद फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। एक हम सेटिंग जो यूज करने वाले हैं यहाँ, उसका नाम क्या है, लाइन रैप। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये एक्सटेंशन तो बंद करके वापस आ जाएंगे फाइल्स में, आप जाइए फाइल,
है ना, या कोड, इसके अंदर हम कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर। आप विंडोज पे हैं तो भी आप सेटिंग्स खोल लीजिए। सेटिंग्स में हमको क्या सर्च करना है, हमको सर्च करना है लाइन रैप। लाइन रैप का मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, एडिटर लाइन रैप अभी ऑफ है, इसको बाय डिफॉल्ट ऑन कर लीजिए ताकि ये आपके पूरे के पूरे काम में, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ऑन रहे। इसका क्या मतलब है, जब आप बहुत लंबी लंबी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, कोड पढ़ने में दिक्कत होती है। लाइन रैप का क्या मतलब है, लाइन रैप जब आप करेंगे तो जैसे ही कोड ज्यादा होगा तो उसको अगली लाइन में ले आएगा अपने आप। लाइन चेंज नहीं होगी बट उसको दिखाना नेक्स्ट लाइन में शुरू कर देगा, तो आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कभी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छा है सीखने के लिए। वैसे भी जब मैं यहाँ बहुत जूम करके आपको पढ़ाऊंगा तो लाइन रैप जो ऐड करके काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प होगी। लास्ट क्या है, टैब साइज जो है उसको 4 से 2 कर लेंगे। देखिए कोड को हम हमेशा इंडेंट करते हैं, अभी आगे चल के आप देखेंगे जब किसी चीज के अंदर कोई कोड लिखा जाता है तो उसको 2 स्पेसेस या 4 स्पेसेस छोड़ कर लिखते हैं, एक टैब जो है वो छोड़ के लिखते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा टैब्स हो तो क्या होता है, कोड बहुत ज्यादा स्क्यूड हो जाता है, बहुत ज्यादा अंदर अंदर दिखने लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैब साइज को, अगर बहुत ज्यादा भी समझ नहीं आ रहा है तो अभी ये नहीं सोचना सर इसका क्या मतलब है, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अभी आप मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको बस फॉलो अलोंग करना है। यहाँ पर जो सेटिंग्स में चेंज करा रहा हूँ चेंज कर लीजिए। जब हम यहाँ पर कोड लिखना शुरू करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आपको इसका मतलब यहाँ पर समझ आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया, 4 से 2 कर दिया। तो यहाँ पर भी मेरी दोनों की दोनों सेटिंग्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। देखिए ट्रिक क्या है वीएस कोड में, आप ये जो ऊपर आइकन दिख रहा है इस पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आइकन पर क्लिक करके आपको दिख जाएगा आपने कौन कौन सी सेटिंग्स चेंज की हुई हैं। देखिए हमने जूम बढ़ाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, तो जूम दिख रहा है। वर्ड रैप हमने ऑन किया है, टैब साइज हमने 2 किया है। आप चाहें तो डायरेक्टली बिना इंडिविजुअली चेंज किए भी डायरेक्टली ये फाइल में जाकर इसे सिंक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चेंजेस कर देंगे तो भी वो सेटिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं सेव और इसको करते हैं बंद। तो ये काम भी हमारे जो सारे यहाँ पर डिफाइंड थे वो काम हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एमिट के ऊपर। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, नई फाइल बनाना सीखेंगे। तो मान लीजिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ये मेरी हुई फाइल है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ index.html। ठीक है, इंडेक्स क्यों नाम दिया है, ये क्यों किया है, हर चीज की डिटेल्स देखिए मैं HTML में, हम HTML और CSS के कोर्सेज में सब कवर कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बस यहाँ वो कवर करेंगे जिस चीज की जरूरत है। तो index.html अभी नाम बना लीजिए आप, इसमें दिमाग मत लगाइए यही नाम क्यों लगाना है। एमेट कैसे यूज करते हैं, ये हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे देखिए क्या कर रहा है, ऑटो कंप्लीट सजेस्ट कर रहा है। एंटर दबाएंगे तो देखिए क्या करता है, HTML का बेसिक कोड आपके लिए यहाँ तैयार कर दे देता है। फिलहाल ये 2 मेटा वाले जो टैग्स हैं हम हटा देते हैं, हमको इनकी जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या कर लेंगे, लर्निंग HTML, है ना, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। तो नई फाइल कहाँ से बनानी है, फाइल यहाँ से बनाते हैं, फोल्डर यहाँ से बनाते हैं। देखिए जो 2 आइकन्स आपको दिख रहे हैं, नई फाइल इससे, नया फोल्डर इससे, और उसके बाद यहाँ पर आप फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। साइड वाले को फिलहाल इस पर क्लिक करके आप एक्सप्लोरर को खोल बंद भी कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया लर्निंग HTML, है ना, मेरा जो HTML पेज बन गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मैं देखिए क्लिक करूंगा ओपन विद लाइव सर्वर, जैसे ही मैंने इसको किया ओपन विद लाइव सर्वर, तो मेरा देखिए यहाँ पर ये लाइव सर्वर खुल गया। अभी इसके हमने अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया है इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट देखिए डॉक्यूमेंटेशन वाला ये विजुअल स्टूडियो वाला पेज जो है इसको कर देते हैं बंद, और ये हमारा बोल रहा है आपका लाइव सर्वर हैज स्टार्टेड। तो जो भी हमने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए टाइटल हमने डिफाइन किया है लर्निंग HTML, वो टाइटल यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो आप क्या करते हैं, पेज के अंदर अभी बहुत ज्यादा मत समझिएगा, अगर आपने HTML नहीं पढ़ा है तो इस सब का क्या मतलब है, बेसिक आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पढ़कर आए हैं, नहीं आए हैं तो धीरे धीरे आपको समझ यहाँ पर जब हम करेंगे तो आ जाएगा। बट देखिए हमने टाइटल डिफाइन किया तो पेज का मेरे टाइटल यहाँ पर आने लगा है। ठीक बात है, वापस चलते हैं। एमेट हमने देख लिया कि कैसे इससे ऑटो हम कोड जनरेट करते हैं। अब एक बार समझते हैं बेटा HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग्स का क्या मतलब है, हम HTML में जब भी कोई कोड लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, टैग्स के अंदर लिखते हैं। किस तरह से, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ इसने क्या डिफाइन किया है, एक P डिफाइन किया है। P से हम क्या डिफाइन करते हैं, पैराग्राफ टैग। तो आप ये हमेशा टैग के, हमेशा नहीं, कुछ कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सिंगल टैग होते हैं, है ना, वरना अदरवाइज हमेशा टैग का एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। तो देखिए ओपनिंग टैग में क्या इसने P लिखा 2 हमारे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, और जब आप क्लोज करते हैं तो एंगल ब्रैकेट्स में आप क्या लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं। स्लैश के साथ P लगाया, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके बीच में आप जो भी देंगे वो क्या होगा, कंटेंट होगा। तो देखिए ओपनिंग टैग होगा, कंटेंट होगा, क्लोजिंग टैग होगा, और ये पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे, एक HTML एलिमेंट बोलेंगे। उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट अभी हम यहाँ पर देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी, है ना, बट ये आपका HTML टैग या HTML एलिमेंट हुआ। अब देखिए हम यहाँ पर हम किस फॉर्मेट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए ये वो कोड है जो आप अपने साथ साथ बनाकर देख सकते हैं ना, यहाँ पर कोड है, यहाँ पर आउटपुट है, और ये नीचे इसके बारे में हमने कुछ कुछ चीजें दी हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी टैग्स हम पढ़ेंगे इनको स्पीड से थोड़ा सा पढ़ेंगे इसी तरह से, क्योंकि अगेन ये हम डिटेल में सब HTML की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहला हम टैग देख रहे हैं हेडिंग टैग, यानी अगर मेरे को पेज में कहीं पे भी हेडिंग्स डिफाइन करनी है तो मैं क्या करूंगा,
H1, H2, H3, H4, H5, H6, यानी ये 6 मेरे टैग्स होते हैं जिनसे मैं अलग अलग इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स डिफाइन कर सकता हूँ। H1 हेडिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट, H6 हेडिंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। इनका साइज भी डिफरेंट होता है, बट अगेन इनको साइज के लिए हमको यूज नहीं करना है, साइज के लिए हम यूज करेंगे CSS। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे H1 डिफाइन करिएगा अपने पेज पर, जो कम इंपॉर्टेंट होती जाएंगी उनको 6 तक आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा हेडिंग टैग। बहुत ज्यादा डीप में किसी भी चीज में नहीं जाएंगे। जहां हेडिंग डिफाइन करनी है ओपन H1 ऐसे करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, ये क्लोज यहाँ पर हो जाएगी। एक मान लीजिए, चलिए मैं हेडिंग टैग आपको यहाँ पर डिफाइन करके दिखा देता हूँ। हमारा पेज भी जो है हमको दिखने लगेगा। इनको हम हाफ हाफ कर लेते हैं ना, हाफ पेज पर कर लेते हैं कोड और हाफ पेज पर कर लेते हैं ब्राउजर, ताकि आपको दोनों चीजें दिखती रहें साथ। ठीक है, ये हो गया मेरा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बाद हम देखते हैं अगला, विच इज बटन टैग। बटन टैग का क्या मतलब है? देखिए अभी यहाँ पर CSS नहीं देखेंगे, जब CSS में आएंगे तब देखेंगे। बटन टैग का बस मतलब ये, आप देखिए बटन के अंदर आप जो भी टेक्स्ट डिफाइन करेंगे वो टेक्स्ट यहाँ बटन के अंदर डिफाइन हो जाएगा। ये मैंने CSS के साथ इसलिए थोड़ा डिफाइन करके यहाँ पर आपको दिखाया कि आपको सुंदर बटन कैसे बनाना है। देखिए नाम भी लिखा है सुंदर बटन। सुंदर बटन कैसे बनाने हैं आप समझें कि CSS की हेल्प से करते हैं। बाकी हम यहाँ क्या करते हैं, बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज, और बीच में यहाँ क्या लिख देते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो देखिए क्लिक मी यहाँ पर बटन टैग। ठीक है, नेक्स्ट टैग हम कौन सा देखेंगे? नेक्स्ट टैग हम देखेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग देखिए इसका एग्जांपल भी हमने देखा था टैग के लिए। यानी आप P के अंडर जो भी लिखते हैं, P ओपन P क्लोज, इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो क्या ट्रीट होगा? एज अ पैराग्राफ ट्रीट होगा। पैराग्राफ टैग की एक स्पेशल बात क्या होती है, अपने आप जो है ऊपर और नीचे स्पेस छोड़ देता है, यानी बाद में पूरा का पूरा आप जहां पर भी पैराग्राफ एंड करेंगे, नेक्स्ट जो भी आप टैग लगाएंगे, नेक्स्ट जो भी आप कंटेंट बनाएंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ टैग भी यहाँ पर डिफाइन करके देख लेते हैं। मैं जैसे लिखूंगा देखिए P, तो क्या कर रहा है, P दिखा रहा है, एंटर दबाता हूं तो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग खुद से जनरेट कर देता है। यहाँ पर भी आप एमएट यूज कर सकते हैं। कैसे? आप लिखिए लॉरेम और उसके बाद आप जितने भी वर्ड जो भी नंबर लिखेंगे उतने वर्ड्स ये रैंडमली जनरेट कर देगा। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ लॉरेम 20, मैं लॉरेम 20 लिख के जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए इसने 20 रैंडम कैरेक्टर्स को जो है, रैंडम वर्ड्स को जो है जनरेट कर दिया है। सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ बनकर आ गया है। एक चीज और आप यहाँ पर देखिए, जो हमने अभी किया था वर्ड रैप, देखिए उससे क्या हुआ, ये लाइन तो बहुत लंबी है बट लाइन नंबर 9 को ये कैसे दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है। लाइन नंबर 10 इसने यहाँ दी, पर मेरे को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करना पड़ा अपना कोड देखने के लिए। जल्दी इनको कवर करते जा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप HTML वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये हुआ मेरा पैराग्राफ टैग। एक देखते हैं BR टैग। BR टैग हमने भी, आपने देखा होगा बटन के केस में यूज किया हुआ था। बटन के केस में कहाँ यूज किया हुआ था? देखिए बटन वगैरह क्या होते हैं, सेम लाइन में एक के बाद एक आते हैं। देखिए BR टैग यहाँ पर यूज्ड है, यहाँ पर यूज क्या करता है, BR किसी चीज को नेक्स्ट लाइन में आपको ले जाने में हेल्प करता है। तो मैं आपको मान लीजिए फिर से एक चीज करके दिखाता हूँ। अगर मैं मान लो 2 बटन डिफाइन कर देता हूँ, बटन 1 क्लिक मी हमने डिफाइन किया था, है ना। एक और बटन हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, क्या, पुश मी। ठीक है, एक और मैंने बटन डिफाइन किया पुश में, उनको सेव कर दिया। देखिए क्या हुआ, एक के बाद एक ही लाइन में दोनों के दोनों बटन आ गए हैं। बट मान लीजिए कहीं पर मेरे को ये जरूरत है, आप यहाँ पर कितने भी एंटर मारेंगे कोड में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटन हमेशा वहीं आएगा जहां पर वो था। तो कोड में आप अगर एक्स्ट्रा एंटर देंगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस देंगे तो उसको इग्नोर कर देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में, तो मैं इसमें क्या दे सकता हूँ, एक दे सकता हूँ BR टैग। देखिए इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है ना। तो जैसे ही मैं BR टैग दूंगा और सेव करूंगा तो देखिए क्या हुआ, BR का मतलब उसके बाद ब्रेक कर दीजिए, लाइन ब्रेक कर दीजिए, तो क्या होगा, बाकी कोड पूरा का पूरा कहाँ जाएगा। तो अगर आप BR देखेंगे तो BR टैग का क्या मतलब है, BR एड्स अ लाइन ब्रेक विद इन टेक्स्ट, है ना। ये विद इन टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं। देखिए पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ पर यूज करके दिखाया, पैराग्राफ के अंदर यूज किया तो भी क्या हुआ, पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में आने लगा है। ठीक है, इसी तरह होता है हमारा HR टैग। HR टैग क्या करता है, HR टैग नेक्स्ट लाइन तो लेके जाता है, बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर देता है ना। ये क्या करता है, देखिए कितनी सुंदर सी इसने बीच, इन दो चीजों के बीच में एक हेडिंग थी, एक पैराग्राफ था, इनके बीच में पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ कर दी। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। जल्दी से यहाँ पर आते हैं, अभी मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ ताकि जो हमारा मेन पोर्शन है जावास्क्रिप्ट का उस पर हम आ सके। ठीक है, थोड़ा स्पीड से इसको कवर कर रहे हैं। HR मैंने लिखा, एंटर दबाया, सेव किया, तो देखिए क्या हुआ, पुष्मी के और लॉरेम के बीच में, पुष्मी के और लॉरेम के बीच में कितना बड़ा हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ पर बात है। ये हुआ मेरा HR टैग। उसके बाद आते हैं एंकर टैग पे। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंकर टैग। क्यों? एंकर टैग बहुत जगह यूज होता है। एंकर का क्या मतलब, एंकर का मतलब है लिंक बनाना। यानी आप लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट के किसी अदर पेज को, अपनी वेबसाइट की किसी अदर लोकेशन को सेम पेज पर, या किसी और वेबसाइट पर आप लिंक बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, एंकर टैग का यूज करेंगे। देखिए एंकर टैग के हिसाब से कैसे डिफाइन करते हैं, ए के साथ डिफाइन करते हैं और कोई भी लिंक आप यहाँ पर डिफाइन करा एंकर टैग। एंकर टैग के बाद आते हैं डिव टैग्स के ऊपर। देखिए डिव टैग क्या है, डिव टैग यूज होता है
एक जो बात हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं शायद अभी तक, जो हमने रिवीजन में नहीं देखी, जरूरी नहीं है कि टैग के अंदर सिर्फ कंटेंट ही आए, जो कंटेंट है वो दूसरा टैग भी हो सकता है। यानी मैं मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर एक और हेडिंग डिफाइन कर सकता हूँ, करना नहीं चाहिए पैराग्राफ के लिए, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। ऐसे टैग्स होते हैं कि टैग्स के अंदर भी टैग हो सकता है ना। तो डिव टैग मोस्टली उसी के लिए होता है, यानी हायरार्की डिफाइन करने के लिए होता है। यानी डिव का कोई और मतलब नहीं है। डिव में आप जो चीज डिफाइन करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या क्या किया, एग्जाम्पल में डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग डिफाइन कर दिया है ना। तो डिव क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर देने के लिए। हो सकता है बाद में अभी हम देखेंगे कि आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है। यस, डिव के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स मेरे को डिफाइन करने हैं, उसके बाद उनको उठा के कहीं एक जगह मूव करना हो, हाइड करना हो, कलर देना हो, कुछ भी देना हो, तो उस चीज के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डिव टैग्स यूज करते हैं। इसलिए इनको नॉन सिमेंटिक टैग्स भी बोलते हैं, यानी इसका बाय डिफॉल्ट कोई मतलब नहीं होता है। इनका मतलब ही ये है कि ये किसी और को अपने अंदर रखने के लिए बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी पर्पज में भी क्या लिखता है, दिस एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कॉमनली यूज फॉर लेआउटिंग एंड स्टाइलिंग। तो डिव के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिव टैग आप बनाकर उसके अंदर कुछ भी और यहाँ पर लगाकर दे सकते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इतनी ही टैग्स थे मोटा मोटा जो हमको पढ़ने थे, बाकी हम जहां पर भी पढ़ेंगे वहां उनका इंट्रोडक्शन हम करते रहेंगे। एक चीज हम और समझ लेते हैं, जो हमने एमएट से बाय डिफॉल्ट पेज जनरेट किया था उसका मतलब क्या था। जो बेसिक HTML पेज हमने जनरेट किया उसका क्या मतलब था। तो देखिए जो सबसे पहला लाइन उसने जनरेट किया था, वापस एक बार जाकर आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा पेज है वहां मतलब है डॉक टाइप HTML का मतलब है दिस डिफाइंस HTML वर्जन। यानी हम जो करंट वर्जन HTML का यूज कर रहे हैं, जो मॉडर्न वर्जन है विच इज HTML5, ये डॉक टाइप HTML लिखने से डिफाइन होता है कि भाई ये नया वाला HTML है, ये वाला वर्जन है, ताकि ब्राउजर समझ पाए कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको किस तरह से समझना है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो सबसे पहले एक टैग आता है, देखिए HTML टैग। सारे टैग्स इस HTML टैग के अंदर ही होते हैं। तो दिस इज पेरेंट ऑफ ऑल HTML टैग्स, या हम क्या बोल सकते हैं, ये है रूट एलिमेंट। ठीक बात है, तो ये मेरा रूट एलिमेंट है, जो आएगा सब कुछ इसके अंदर आएगा। HTML टैग के अंदर जनरली कौन से दो टैग्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। हेड क्या है, हेड के अंदर होता है सिर्फ मेटा डेटा, यानी हेड के अंदर हम एक्चुअल पेज का कंटेंट डिफाइन नहीं करते हैं। हेड के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, हेड के अंदर हम अपने पेज का मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। हेड के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, अपने पेज के बारे में चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे मेरे पेज का टाइटल क्या होगा, मेरे पेज में अगर मैंने कहीं कोई, अभी हम आगे चल के देखेंगे, स्क्रिप्ट्स लगाई हैं, मेरे पेज किस डायमेंशन में चलने के लिए सबसे अच्छा बना है, ऐसी जो भी अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पेज के बारे में, तो वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं हेड टैग के अंदर। और बॉडी हम अपने एक्चुअल पेज का कंटेंट डिफाइन करते हैं। तो ये पेरेंट ऑफ कंटेंट टैग्स है, जितना भी कंटेंट होगा वो सब बॉडी के अंदर आएगा। जैसे हमने यहाँ डिफाइन कर दिया एक हेडिंग हेलो वर्ल्ड, तो ये किसके अंदर आ गई, मेरे बॉडी टैग के अंदर आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक जो पेज का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर समझ आ गया है। एक दूसरी चीज जो हमको पता होनी चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था पहले चैप्टर में, डॉम मैनिपुलेशन यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका बस अब आपको मैं मतलब समझाना चाह रहा था कि देखिए डॉक्यूमेंट जो हम ऑब्जेक्ट हमने पहले यूज किया था, हम लिख रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऐसे करके हम यूज कर रहे थे, उसका क्या मतलब था, डॉक्यूमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दिस रूट एलिमेंट। यानी डॉक्यूमेंट का मतलब है भाई इसके अंदर सब आएगा, इसलिए हमने क्या हम यूज कर पाए, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, मतलब इसके अंदर जो है डॉट लगाते हैं तो उसके अंदर का हम यूज कर सकते हैं। तो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, मैंने बॉडी का पूरा HTML, यानी मैंने कहा उसके अंदर जो भी है उसको हटा दो और क्या करो, मेरा HTML लगा दो। हम ये कर रहे थे पहले चैप्टर में, इसलिए हम इसको यूज कर पा रहे थे। डोम क्या है, ये डॉक्यूमेंट एक आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट क्या है भूल जाइए, मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपको ये मिलता है। इस डॉक्यूमेंट के बेस पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेज आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। आप जो भी इस पेज में इस डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, आपका पेज वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो ये आपकी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और इससे हम डायनेमिक स्टाइलिंग वगैरह भी सब कर सकते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट डॉट हेड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कर सकते हैं, उसके अंदर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि पूरे पेज की जान किस में है, जैसे बोलते हैं ना जादूगर की जान किस में है, तोते में है, तो इसी तरह पूरे पेज की जान किस में है, मेरे HTML पेज की जान मेरे डॉक्यूमेंट जो मेरा ऑब्जेक्ट मिला है मुझे उसके अंदर है। मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में जो भी छेड़खानी करूंगा वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, मेरे पूरा का पूरा जो मेरा HTML का पेज चल रहा है उस पर वो जाकर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हुआ मेरा HTML डॉम। एक चीज और समझने की है, वो क्या है, HTML में टैग्स के साथ साथ और क्या होता है, और होता है एट्रीब्यूट। यानी एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, अब देखिए जब हमने एंकर टैग डिफाइन किया तो उसके अंदर हमने साथ में क्या डिफाइन किया, href करके हमने लिंक डिफाइन किया कहाँ जाना है।
तो अगर किसी भी टैग में हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करनी है और वो इन्फॉर्मेशन उस टैग की फंक्शनिंग में या तो नेसेसरी है या हेल्प करती है किसी भी चीज में, तो उसको क्या बोलते हैं, HTML एट्रीब्यूट बोलते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए आप ओपनिंग टैग के अंदर ही जनरली डिफाइन किया जाता है, पहले इसका नाम होता है, फिर इसकी इक्वल टू लगाकर वैल्यू होती है। तो अगर मैं वापस जाकर देखूं जहां मैंने एंकर टैग पढ़ा था, एंकर टैग में href जो था वो एक्चुअली क्या था, एक एट्रीब्यूट था। मैंने href दिया और उसके अंदर देखिए उसकी वैल्यू दी। ऐसी टारगेट क्या है, एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट यूज किया, इक्वल टू लगाकर उसकी वैल्यू दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी ओपनिंग टैग के अंदर जो जो भी वो टैग सपोर्ट करता हूँ अपनी एट्रीब्यूट्स, वो ऐड है। तो आपको यहाँ पर बस मैं समझाना चाह रहा था, हम अभी आगे देखेंगे और किस किस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर एलिमेंट के बारे में कुछ देना है तो वो आप ओपनिंग टैग के अंदर दे सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स यहाँ खुद ही लिख रहा है, href है, जब हम इमेज टैग वगैरह यूज करते हैं तो उसमें सोर्स दिया जाता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिया जाता है, उस सब के लिए ये एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने खत्म किया HTML का इंट्रोडक्शन, HTML का रिवीजन। अभी इतना ही बहुत है जितना JS हमको सीखना है उसके लिए। अभी क्विकली इसके बाद CSS का रिवीजन करेंगे। अगर थोड़ा सा स्पीड से चल रहा है, एग्जैक्टली सब कुछ समझ नहीं आया है, अभी इसके बाद हम जब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो सब में सबको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, HTML को भी और CSS को भी। तो एक बार प्रैक्टिस एक्सरसाइज तक साथ में करेंगे, उससे मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका इतना रिविजन हो जाएगा जितना हमको JS के लिए चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं CSS। CSS का क्या मतलब है, CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। यार फुल फॉर्म में कुछ नहीं रखा है, मतलब नहीं है तो फुल फॉर्म में मतलब क्या है, मतलब यह है जैसा हमने पहले देखा था कि CSS का काम है पेज को सुंदर बनाना, पेज में लुक एंड फील को ऐड करना, स्टाइल को ऐड करना, है ना। तो वो कैसे करते हैं, वो हम बेसिक सिंटैक्स अगर एक बार पहले CSS का देखें तो क्या होता है, देखिए एक तो होता है सेलेक्टर, जैसे यहाँ पे दिखाया, यानी पहले एक चीज को आप सेलेक्ट करते हैं। CSS काम कैसे करता है, देखिए CSS काम ऐसे करता है, HTML आकर पूरे पेज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। HTML ने बता दिया है कि पेज के अंदर कौन कौन है, पेज के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन है। CSS का काम क्या है, CSS का काम है उनको पकड़ पकड़ कर सुंदर बनाना, ठीक है। तो HTML क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज HTML में क्या है, सेलेक्टर, यानी किसको पकड़ना है। आगे मैं जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा, मैं कलर डिफाइन करूंगा, सुंदरता डिफाइन करूंगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये वो बहुत सारी चीजें जो मैं डिफाइन करूंगा, पर किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ये होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर मतलब इसके बेस पे होगा सिलेक्शन ऑफ दोज HTML एलिमेंट्स जिन पे आगे की प्रॉपर्टी अप्लाई मेरी होने वाली है, ठीक बात है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर अभी जो सबसे पहला हमने सेलेक्टर यूज किया है H1 है, अभी बात इसको डिटेल में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में, पर बेसिकली आप ये मानिए सबसे पहले लिखा जाएगा सेलेक्टर, फिर लगेंगे दो कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो आप डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, पहले आप डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी, कोलन लगा के आप डिफाइन करेंगे वैल्यू एंड सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ जैसे हमने डिफाइन किया कि भाई H1 जो भी है, यानी H1 मतलब हेडिंग टैग्स, तो जितने भी H1 हेडिंग टैग्स हैं उनके लिए फॉन्ट साइज चेंज करके क्या हो जाना चाहिए, 30 पिक्सल्स हो जाना चाहिए। तो आपके पेज में जितने भी हेडिंग टैग्स लगे हुए हैं उनका साइज क्या हो जाएगा, उनमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल हो जाएगा। तो इस तरह से CSS डिफाइन होती है। अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स CSS देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम H1 के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। अलग अलग तरह के सिलेक्टर्स कौन से होते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज क्या है जो हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। बट अभी बेसिक पर्पज ये है कि आपको बेसिक सिंटैक्स याद आ जाए या समझ आ जाए, ठीक बात है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टर होगा, प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। उसके बाद देखते हैं सबसे पहला, देखिए जो अभी हमने देखा एग्जाम्पल में, इसको बोला जाता है एलिमेंट सेलेक्टर, यानी आपने सारे के सारे एलिमेंट्स ही सेलेक्ट कर लिए बेस्ड ऑन एलिमेंट टाइप या बेस्ड ऑन टैग। कौन सा टैग आपने यूज किया है, आप चाहें तो उसको टैग सेलेक्टर भी बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा टैग ही हमने सेलेक्ट कर लिया। यानी मैंने बोला, देखिए जैसे एग्जाम्पल में अगर आप कोड देखेंगे कि जो भी H1 हेडिंग टैग्स हैं उनका कलर, कलर मतलब कलर का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है फोरग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर। तो मैं बोल रहा हूँ उनका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। देखिए क्या है, जो सेमीकोलन है वो ऑप्शनल होता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट काफी फॉरगिविंग होती हैं बहुत सारे केसेस में, अगर आपने सेमीकोलन नहीं भी लगाया तो काम चल जाता है। तो मैंने क्या डिफाइन किया, कलर हो जाना चाहिए रेड। तो देखिए राइट में आउटपुट क्या आया, देखिए यहाँ हमारे एक्चुअल पेज में क्या था, एक हेडिंग टैग है, अगर आप बॉडी के अंदर देखेंगे एक पैराग्राफ टैग है। अगर हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को हम देखें तो देखिए हेडिंग टैग का कलर चेंज होकर क्या हो गया, रेड हो गया है, और पैराग्राफ टैग एज इट इज अभी भी ब्लैक में रेंडर हो रहा है। एक दूसरी चीज देखने की ये है कि जो CSS हम डिफाइन करते हैं हमेशा काई के अंदर डिफाइन करते हैं, स्टाइल टैग्स के अंदर डिफाइन करते हैं। उसको कहाँ डिफाइन करते हैं, हेड के अंदर, यानी बॉडी के अंदर नहीं आएगा, हेड के अंदर आप ओपन और क्लोजिंग स्टाइल टैग डिफाइन करेंगे और उसके अंदर आप अपने CSS को जो है लिखते जाएंगे। अलग अलग फाइल बना के इंक्लूड करने का भी तरीका होता है जो अभी हम आगे इस कोर्स में देखेंगे, बट बेसिक अगर आपको थोड़ी CSS डिफाइन करनी है तो यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं।
तो ये समझ आ गया एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, दिस टारगेट्स एलिमेंट्स, ठीक है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स, यानी उसके बाद आप H1 को अगर 10 बार भी पेज में यूज करेंगे तो ये सारी जो भी आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने कलर रेड डिफाइन किया, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक CSS डिफाइन करने का ये तरीका होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्या, आईडी और क्लास प्रॉपर्टी। देखिए वैसे तो HTML का पार्ट होता है बट मेनली इसको यूज CSS के लिए किया जाता है, इसलिए CSS के अंडर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है लाइन नंबर 7 पे। अगर आप कोड की देखेंगे क्या, H1 हेडिंग मैंने डिफाइन किया है और उसकी एक आईडी डिफाइन करी है। आईडी क्या है, देखिए एट्रीब्यूट, अभी हम पढ़ के आए थे HTML एट्रीब्यूट, ये एक HTML एट्रीब्यूट है जिसको मैंने कैसे डिफाइन किया है, आईडी इक्वल टू एक यहाँ पर इसकी आईडी दे दी है। आईडी का क्या मतलब है, जैसे आप अपने कॉलेज की आईडी देते हैं, आईडी कार्ड पे एक नंबर होता है, या जैसे आधार है मेरा, आधार पे एक आधार नंबर होता है, वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, यानी इंडिया में और किसी का भी आधार नंबर वो नहीं हो सकता जो आपका आधार नंबर है ना। तो इससे बात हमको क्या समझ आएगी, आईडी क्या होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, एक पेज में आपके बहुत सारे हजारों एलिमेंट्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स में, बट हर एलिमेंट की आईडी अलग अलग होनी चाहिए आइडियली। तो अगर इसका फायदा क्या है, जब हम CSS लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी कई बार यूज होता है, आप स्पेसिफिकली अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, एक चीज, एक आपने पूरे पेज में कहीं कोने में कुछ लिखा हुआ है, आप चाह रहे हैं यार उसको मैं टारगेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप क्या करें, उसको एक आईडी डिफाइन कर दें जो पूरे पेज में यूनिक हो, और फिर आप CSS डिफाइन करते बोल सकते हैं भाई वो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसका कलर ये कर दो, उसका साइज ये कर दो, उसका बैकग्राउंड ये कर दो, तो ये सिलेक्शन में काम आता है। बट बेसिकली आईडी का आपको मतलब समझ आना चाहिए कि आईडी इज एन HTML एट्रीब्यूट जो हम ओपनिंग टैग के अंदर डिफाइन करेंगे और वो पूरे पेज में होनी चाहिए यूनिक। इसी तरह आईडी के साथ दूसरी चीज क्या है, क्लास। अब देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास का क्या मतलब, आप कौन सी क्लास में हो, मैं 9th क्लास में हूँ, आप कौन सी क्लास में हो, मैं 11th क्लास में हूँ। क्या 9th और 11th क्लास में और बच्चे भी होते हैं, यहाँ और बच्चे भी होते हैं, इसका मतलब क्या है, क्लास यूनिक होना जरूरी नहीं है, बट जो भी एक क्लास के बच्चे हैं उन सबकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपके सेम पीरियड्स लगेंगे, आपको सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आप सेम तरह की शरारतें भी करते हैं, है ना। यानी क्लास से क्या होता है, एक बहुत सारे लोग एक ही क्लास को शेयर कर सकते हैं, बट उस क्लास से उनको कॉमन प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इसी तरह से क्लास यहाँ पर यूज होती है। देखिए क्लास भी क्या है, एक HTML एट्रीब्यूट है। कहाँ हमने डिफाइन किया, देखिए पैराग्राफ टैग के अंदर, जैसे हमने डिफाइन किया, इसका क्लास हमने दे दिया आर्टिकल, यानी मैं जो भी मान लीजिए पैराग्राफ लिख रहा हूँ, जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मैंने उनको आर्टिकल क्लास देना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आर्टिकल के लिए जो भी CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा, जो भी जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेशन करूंगा, वो उन सबके लिए हो जाएगा जिनको मैंने आर्टिकल टैग, आर्टिकल क्लास डिफाइन करी है। देखिए एक्चुअल लाइफ में जो हमने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था उसको जनरली कम यूज किया जाता है, क्योंकि पता नहीं कौन उसको पेज में और कहां पर यूज कर लेगा और गलती से आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेगा। तो अगर आपको सेम चीजें भी लिखनी है, तो बहुत सारी जगह पर आपकी CSS शेयर करनी है, तो उसके लिए जनरली क्लास को यूज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको दो चीजें समझ आई होंगी। आईडी क्या है, आईडी है यूनिक, एक एलिमेंट की एक ही होगी, पूरे पेज में एक आईडी एक ही बार यूज होगी। क्लास है जब आप कोई CSS प्रॉपर्टी शेयर करना चाहते हैं बिटवीन मल्टीपल थिंग्स, जैसा मान लीजिए फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो सारी की सारी फेसबुक की पोस्ट एक तरह की आती हैं, आजकल इंस्टाग्राम करते हैं मान लीजिए तो फोटो आएगा, थंब आएगा, ये आएगा, साइज उसका सेम होगा। तो बहुत सारी चीजों की आप प्रॉपर्टी सेम करना चाहते हैं, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी बैकग्राउंड, उसका कलर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबको सेम क्लास दे सकते हैं। सबको आप जैसी सेम क्लास देंगे तो क्या होगा, सबके सब पे वो CSS प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो अब ये करेंगे कैसे, देखिए आईडी क्लास एट्रीब्यूट तो हमने पढ़ लिया, सेलेक्टर कैसे होगा, देखिए ये होता है आईडी सेलेक्टर। यानी अभी तक जब हम पहले देख रहे थे CSS, तो CSS में हमने क्या देखा था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था H1, भाई H1 का कलर ये कर दीजिए। बट अगर मेरे को स्पेसिफिक आईडी को टारगेट करना है, यानी वो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको टारगेट करना है, कैसे, देखिए बॉडी में यहाँ मैंने दो डिव्स को डिफाइन किया है ना, दो डिव्स को डिफाइन किया, देखिए बलून्स भी आने लगे। दो डिव्स को डिफाइन किया है क्या करके, एक की आईडी है फर्स्ट, एक की आईडी है सेकंड। यानी अब ये जो आईडी है ये पूरे पेज में दोबारा नहीं होनी चाहिए, यानी फर्स्ट इज यूनिक एंड सेकंड इज यूनिक। और इसको टारगेट कैसे करते हैं CSS में, हैश लगाकर। तो मैं हैश लगाकर जो भी नाम लिखूंगा इसको माना जाएगा कि आईडी है, और इस पूरे को बोला जाता है आईडी सेलेक्टर। तो मैं बोल रहा हूँ जिस भी एलिमेंट की आईडी फर्स्ट है उसका कलर रेड कर दीजिए। फर्स्ट किसका है, फर्स्ट डिव का है, इसने आगे देखिए फर्स्ट डिव का कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। दूसरा मैंने क्या बोला, जिस भी एलिमेंट की आईडी सेकंड है उसका कलर जाकर ग्रीन कर दीजिए। तो देखिए जो सेकंड आईडी वाला एलिमेंट है, सेकंड डिव, उसका इसने कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। ये सब अभी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में चलाकर देखेंगे ताकि आपको HTML CSS डिफाइन करना है। बट अभी हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि HTML CSS की हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। आप अगर ये डेप्थ में देखना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो रेफर करने चाहिए, ठीक है। तो आईडी सेलेक्टर हमको समझ आ गया, हैश आईडी डिफाइन करेंगे, उसका जो भी हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो सारी की सारी उस एलिमेंट पर लग जाएंगी जिसकी आईडी हमने डिफाइन करी है।
आईडी के बाद आ गया क्लास सेलेक्टर, ये तो आना ही था भाई। अभी जब आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, आईडी सेलेक्टर के बाद क्या आएगा, क्लास सेलेक्टर आएगा। देखिए क्लास सेलेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं डॉट के साथ। जैसे हमने आईडी को कैसे डिफाइन किया, हैश के साथ, क्लास को डिफाइन करते हैं डॉट के साथ। और क्लास की क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्लास हो सकती है शेयर। तो यहाँ देखिए हमने क्या डिफाइन किया है, 3 डिव्स डिफाइन किए हैं। पहले डिव के पास अपनी आईडी है फर्स्ट, तो ये कहीं रिपीट नहीं होगी। पर देखिए सेकंड डिव और थर्ड डिव, अगर आप देखें इनमें टेक्स्ट क्या है, सेकंड डिव और थर्ड डिव, बट दोनों की क्लास क्या है, दोनों एक सेम क्लास शेयर करते हैं, सेकंड। और मैंने जब CSS डिफाइन की ऊपर स्टाइल टैग के अंदर, तो मैंने कहा डॉट सेकंड, यानी क्लास सेलेक्टर मैंने लगाया। जिन जिन एलिमेंट्स की क्लास सेकंड है, सब ध्यान से सुने। जैसे आपने पुरानी पिक्चर में देखा होगा ना, वो नगाड़ा बजाने आता था राजा की बात के लिए, तो वही जिन जिन एलिमेंट्स की क्लास सेकंड है वो ध्यान से सुने। क्या सुने, आप अपना अपना कलर ग्रीन कर लीजिए। तो देखिए दोनों का कलर एक ही बार मैंने डिफाइन किया, मैंने CSS में सिर्फ एक बार डिफाइन किया, बट दोनों ही एलिमेंट्स का कलर इमीडिएटली क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लासेस किस लिए यूज होती हैं, CSS क्लासेस जनरली शेयर करने के लिए। एक प्रैक्टिकल चीज आपको यहाँ पर और बताता हूँ, आईडी जो है बहुत ही रेयरली यूज की जाती है, क्योंकि जब आप CSS डिफाइन करते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में, एक्चुअल कंपनी में, तो ये पता नहीं होता कि आज की तारीख में भले ही एक ही जगह यूज हो रहा है, बट हो सकता है ये बाद में रीयूज हो जाए। तो अगर मैं आज इसको एज आईडी डिफाइन कर दूंगा, तो कल को क्या होगा, कोई इसको रीयूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम आईडी का वो एलिमेंट डिफाइन कर नहीं पाएगा। तो आईडी स्पेसिफिकली उन्हीं केसेस में लोग यूज करते हैं जहां पर रीयूज डिस्करेज किया जा रहा हो, या जहां पर आपको पता है आप कोई जुगाड़ मार रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कोई हैक लगा रहे हैं, जल्दी काम को फिनिश करने के लिए कोई जुगाड़ मार रहे हैं, तो उस केस में लोग आईडी लगा देते हैं, जिससे पता चलता है सामने वाले को कि भाई मैंने ये काम इस तरह से कर दिया है, बट आप इसको रिपीट ना करें, आप इसको कॉपी ना करें, आईडी एक ही बार के लिए किया गया है। वरना जनरली अगर एलिमेंट एक बार भी लिखा जा रहा है, सिर्फ एक बार भी है, तो उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं। तो मोस्टली CSS का जो गेम है वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारे जो क्लासेस हैं उस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ आप जैसे ही क्लास डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप उसकी CSS डिफाइन करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा HTML CSS कंप्लीट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे JS वाला पोर्शन। तो फ्रेंड्स हमने HTML और CSS का पार्ट देख लिया, अब हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, और एंड में करेंगे एक्सरसाइज, ताकि हमको ये समझ आएगी तीनों को मिला करके किस तरह से यूज करते हैं। अब देखिए HTML ने क्या किया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, CSS ने क्या किया, उसको सुंदर कर दिया, उसमें लुक एंड स्टाइल ऐड कर दिया। बट अब क्या आया, फाइनली आया जावास्क्रिप्ट की हम उसमें एक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे। तो एक चीज जो आपने देखी होगी, हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, पहले हमने यूज किया था, वो क्या मेथड था, गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने यूज किया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। पहले उसमें उसको हम किस लिए यूज करते थे, कि मान लीजिए मेरे को एग्जैक्ट एलिमेंट चाहिए जिसपे मैं कुछ काम परफॉर्म करने वाला हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकता हूँ। एक बार पहले आपको इसको चला बाय आईडी। दूसरा क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। हमने क्या बात की थी, आईडी होगी यूनिक पूरे पेज में, यानी एक ही एलिमेंट आएगा, बट जब क्लास नेम की बात आएगी तो मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उस केस में क्या बोल रहा है, गेट एलिमेंट्स, यानी सारे एलिमेंट्स की मेरे को हो सकता है। एक बार हमारा लाइव सर्वर जो है वो बंद हो गया हो, इसको एक बार दोबारा से चालू कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। कई बार कुछ ग्लिच आ जाता है तो ये नहीं हो पाता है ना, अपडेट नहीं हो पाता। देखा ऑटो कंप्लीट दिखा रहा है, बटन मेरा बन गया, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। सेव किया, देखिए बटन मेरा बन गया अपने आप, किस नाम से, टेक्स्ट, इसमें अंदर क्या आ गया, क्लिक नाम से आ गया। तो बटन मेरा बन गया, टास्क 1 हो गया मेरा कंप्लीट। सेकंड क्या है, क्रिएट 2 बटन्स विद क्लास एंड आईडी। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था क्लास और आईडी पढ़ते हुए, यहाँ फिर बना लेते हैं, 2 बटन और बनाने हैं। ठीक है, पहला बटन बनाते हैं आईडी के साथ, दूसरा बटन बनाते हैं क्लास के साथ। तो बनाते हैं बटन, इसका नाम दे देते हैं आईडी बटन, और इसमें एक आईडी डिफाइन करते हैं। आईडी क्या कैसे डिफाइन करेंगे, एज एन एट्रीब्यूट। आईडी क्या डिफाइन करी, माय बटन। ठीक है, ये हो गई मेरी आईडी। पिछली बार हमने माय बटन क्लास डिफाइन करी थी, तो मान लीजिए इसकी आईडी फिर भी आईडी बटन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आईडी है, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, और जो एक और बटन बनाना है इसका नाम रख देते हैं क्लास बटन, और इसमें आईडी की जगह डिफाइन करते हैं क्लास, और यहाँ क्या डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए क्लास बटन। ये नाम आपको क्लैरिटी रहे इसलिए मैंने ऐसा किया है, हालांकि आईडी और क्लास में ऐसा मत करिएगा कि आईडी में सब में आईडी लिख दें, क्लास में सब में क्लास लिख दें, बट यहाँ पर क्लैरिटी रहे कौन सा है, इसलिए मैंने आईडी बटन और क्लास बटन इनके आईडी और क्लास डिफाइन कर दी है। इसको करते हैं, देखिए मैं अगर इधर हो जाऊं तो देखिए क्या हुआ, बटन यहाँ दिखा रहा है, पहला बटन है आपका क्लिक, दूसरा बटन है जिसकी आईडी है बटन, तीसरा बटन है जिसकी क्लास है। तो हमारा टास्क 2 क्या हो गया, कंप्लीट। क्रिएट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे बनाना है वो हमने देखा था, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, एंड में आते हैं बनाते हैं पैराग्राफ, और इसके अंदर हम टेक्स्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, रैंडम टेक्स्ट, लॉरेम मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10, तो 10 वर्ड्स ये जनरेट कर देगा। इसको कर देते हैं सेव,
इंस्पेक्ट को कर देते हैं बंद। तो देखिए क्या हुआ, तीनों बटन्स के बाद क्या गया, मेरा एक सुंदर सा पैराग्राफ यहाँ पर बनकर हो गया है तैयार। तो HTML के टैग्स जो है वो हम यहाँ यूज करते जा रहे हैं, अच्छा रिविजन मेरा होता जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, ऐड कलर्स टू 2 बटन्स, 2 बटन्स में आप टेक्स्ट ऐड करिए। तो अब 2 बटन्स में मेरे को टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, मैं मान लीजिए मेरी क्लास है, इसको उठाता हूँ क्लास बटन, और जो पहले वाला मेरा क्लिक बटन था इसको भी यही क्लास दे देता हूँ। तो पहला काम तो मेरा क्या हुआ, मैंने एक क्लास बना ली जो 2 बटन्स यूज कर रहे हैं। अब इसको मुझे स्टाइल देना है, स्टाइल कैसे देंगे, स्टाइल देंगे हेड के अंदर, डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग। मैं यहाँ कर देता हूँ स्टाइल टैग डिफाइन। क्लास सेलेक्टर कैसे यूज करते हैं, दोनों बटन के लिए सेम क्लास मेरे को यूज करना है, डॉट के साथ, डॉट क्लास बटन। अब यहाँ मैं डिफाइन कर सकता हूँ, डिफाइन क्या करना है, उसने बोला है कलर्स, है ना, यानी टेक्स्ट का कलर हमको देना है। कलर का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट का कलर। कलर क्या कर देते हैं, मान लीजिए रेड कर देते हैं। कलर मैंने कर दिया रेड, जैसे ही सेव किया देखिए क्या हुआ, दोनों बटन्स का जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, रेड हो गया है। ये बात क्लियर हो रही है क्या, ये बात समझ आ रही है कि हमने क्योंकि एक क्लास डिफाइन की, रिवाइज करते हैं क्या किया, 2 बटन्स हैं क्लिक और क्लास बटन, है ना। इन दोनों बटन्स में हमने क्लास क्या डिफाइन करी हुई है, क्लास हाइफन बटन, यानी दोनों सेम क्लास शेयर कर रहे हैं। क्या 2 चीजें क्लास शेयर कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे स्टाइल हमने टैग डिफाइन किया, स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या यूज किया, एक क्लास सेलेक्टर यूज किया। क्लास सेलेक्टर के बाद लगाए 2 पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हमने दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या दी कलर, और उसकी वैल्यू क्या दी, कोलन लगा के दी रेड। मैं रेड की जगह मान लीजिए क्या दे दूं, ग्रीन दे दूं, तो ग्रीन मेरा देखिए जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके कोई कस्टम कलर भी चूज कर सकते हैं, मेरे को ग्रीन थोड़ा सा लाइट चाहिए, नहीं नहीं मेरे को तो ये जो भी कलर है मेरे को नहीं पता, मैजेंटा शायद है, ये चाहिए रेड है, ये चाहिए, आपको जो भी कलर चाहिए पहले यहाँ से मोटा मोटा वो कलर सेलेक्ट करिए, उसके बाद उसका शेड सेलेक्ट करिए, वही कलर यहाँ पर आ जाएगा, और ये अपने आप उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा है। इनका मतलब क्या है, अगेन हमने पहले HTML CSS में पढ़ा है, यहाँ रिवाइंड नहीं करेंगे। आपको वैल्यू मतलब नहीं भी समझना है तो आपको ये समझ होना चाहिए, जो मुझे कलर पसंद होगा वो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा और यहाँ पर आ जाएगा। इसको देखिए मैं जैसे ही सेव करूंगा तो क्या हुआ, लाइट ग्रीन जो भी मैंने कलर चूज किया है वो यहाँ पर कलर आ गया है। तो मेरा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। टास्क नंबर 4, दोनों को मैंने क्या दे दिया, कलर दे दिया। एड प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, देखिए स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। अगर मैं डायरेक्टली बटन्स वगैरह डिफाइन कर रहा होता तो मैं क्या कर सकता था, पूरे HTML स्ट्रक्चर के साथ डिफाइन करता, बट मैंने HTML टैग डिफाइन किया हुआ है। HTML के अंदर हेड है और बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं अपने बटन्स को, अपने चीज को डिफाइन कर रहा हूँ। स्टाइल के अंदर मैंने अपना स्टाइल डिफाइन किया है। फिर ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर का यहाँ पर मतलब है सिमेंटिक स्ट्रक्चर। सिमेंटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी के अंदर भी आप 3 चीजें आइडियली डिफाइन कर सकते हैं। क्या आपको डिफाइन करना चाहिए, हेडर, अपना जो आपका मेन कंटेंट है वो मेन में, और उसके बाद फुटर, ताकि एक क्लैरिटी रहे कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट को जब आप खोलते हैं तो एक हेडर ऑप्शन होता है ऊपर। मान लीजिए हम अपना जो मंत्रा है उसी को देख लेते हैं, है ना, जिसका हमको प्रोजेक्ट बनाना है। अगर मैं खोल लेता हूँ मंत्रा.com, तो देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कुछ भी मूव करेंगे हेडर हमेशा यहाँ रहेगा, जिसमें आप नेविगेशन वगैरह को डिफाइन करते हैं। फिर होता है मेन, यानी ये हो गया मेन कंटेंट, जहाँ क्या आ रहे हैं, हमारे विराट कोहली आ रहे हैं। उसके बाद फुटर क्या होता है, एकदम एंड में अगर आप जाएंगे तो कुछ फालतू की इंफॉर्मेशन, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्टैक्ट्स, आपके अलग अलग लिंक्स, ये सब कहाँ होता है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अलग एक सेक्शन शुरू हो रहा है जो अगेन कांस्टेंट रहता है मोर और लेस, जिसमें अलग अलग चीज के लिंक दिए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। तो आइडियली ये जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है ना, हेडर डिफाइन किया है ना, फुटर डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, मेन। तो आप यहाँ इसको पूरे को मेन के अंदर लिख सकते हैं, ताकि जब गूगल वगैरह आपका कंटेंट को सर्च कर रहा हो, आपके पेज को देख रहा हो, तो उसको पता चल जाए कि भाई ये तो इनका मेन कंटेंट है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि ये थोड़ा सा आपका जो भी कोड है उसको मतलब प्रदान करता है, मतलब देता है कि ये एक्चुअली क्या है। ये हेडर नहीं है, ये मेन है, तो गूगल आपको उसी तरह से सर्च करके रैंकिंग्स देगा। अब क्योंकि हमने मेन के अंदर सब कुछ मूव कर दिया तो सबको एक टैब के साथ आगे मूव कर देते हैं। देखिए अगर हमने, याद होगा आपको प्रोजेक्ट के शुरुआत में टैब को कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज किया था, तो 2 स्टेप्स। इसलिए देखिए मैं जब भी टैब दबा रहा हूँ सिर्फ 2-2 स्टेप ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 देता तो ये 4-4 स्टेप आगे बढ़ते, आपका कोड ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच जाता। तो उसके लिए हमने इसको 2 डिफाइन किया था, ताकि एक के अंदर एक के अंदर एक टैग्स भी जब हम डिफाइन करेंगे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा राइट में शिफ्ट ना हो जाए। ठीक बात है, ये हो गया मेरा जो टास्क नंबर 5 था वो कंप्लीट। चेंज पेज टाइटल, अरे ये भी हम पहले ही कर चुके हैं। हमने क्या किया, ऊपर आए हमने टाइटल क्या दे दिया था, प्रैक्टिस सेट दे दिया था, बट एक्चुअली क्या प्रैक्टिस सेट 3 है, तो मान लीजिए इसको प्रैक्टिस सेट 3 करके सेव कर देते हैं। तो टाइटल हमने सीख लिया। टाइटल कहाँ दिखता है, देखिए टॉप राइट में मेरा माउस जहाँ घूम रहा है, पेज का जहाँ हेडिंग होता है वहां टाइटल दिखता है।
तो जो भी आप यहाँ टाइटल में देंगे वो कहाँ दिखेगा, प्रैक्टिस सेट 3 में आपको टॉप पर यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये भी आगे हो गया हमारा कंप्लीट। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट, यानी अब हम घुस रहे हैं सीएसएस में। सीएसएस हम इन 2 बटन से ही अच्छे से सीख जाएंगे। क्या ये बोला, ट्राई टू कॉपी द गिवन डिजाइन ऑफ द बटन, यानी ये 2 बटन बनाने हैं। देखिए हमारे मिंत्रा प्रोजेक्ट में बाद में यूज होने वाले हैं। क्या किसी भी चीज के अंडर क्या बटन दिखता है, ऐड टू बैग का बटन दिखता है, या क्या दिखता है, विश लिस्ट, यानी ऐड टू विश लिस्ट का बटन दिखता है। तो ये बोल रहा है ये 2 बटन जो है बनाकर दिखाइए, इसी में आपकी पूरी सीएसएस चेक जो है वो हो जाने वाली है। तो चलिए वापस आते हैं और ये सीएसएस लिखते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं नीचे, यहाँ पर आकर हम अपने ऐड करते हैं 2 बटन ऊपर, ताकि हमको चेंज ना करना पड़े। तो बटन्स कौन कौन से ऐड करने हैं, देखिए सबसे पहले तो बटन ऐड करते हैं 2, है ना। और इनका नाम क्या क्या रखना है, नाम रखना है ऐड टू बैग और विश लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ नाम रख देते हैं इसका ऐड टू बैग, और नीचे वाले का क्या नाम रखना है, विश लिस्ट। इसको कर देते हैं सेव। देखिए ऊपर ये 2 बटन आ गए। अब एक बात तो ये कि इनके और नीचे वालों के बीच में कुछ कुछ स्पेस चाहिए। हमने क्या पढ़ा था उसके लिए, बी आर टैग, है ना। एक बी आर टैग देते हैं, एक एच आर टैग देते हैं, ताकि एक पूरा हॉरिजॉन्टल रूल खिंच जाए, ऊपर वाला टेक्स्ट मेरा ऊपर ही रहे, ठीक है। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ। HTML में कॉमेंट कैसे करते हैं, ये हुआ मेरा क्लोजिंग टैग और ये हुआ मेरा ओपनिंग टैग, ठीक है। ये मेरा नीचे वाला HTML का कोड हो गया कमेंट अभी, ताकि हमको परेशान ना करे और ये हमको दिखता रहे। अब हमको HR BR देने की जरूरत नहीं है। ये BR हम दे देते हैं, क्या इसमें BR है, नहीं, एक के बाद एक ही बटन है, तो यहाँ भी हमको गैप देने की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक बटन दिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको डिफाइन करना है इनका CSS। 2 चीजें अभी बाकी हैं। क्या, एक तो विश लिस्ट में इसने हार्ट को भी दिखाया है। हार्ट कैसे मिलेगा, तो देखिए आजकल ये आइकन्स आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ, लिखता हूँ हार्ट इमोजी, ये आ गया। आप इसको कहीं से भी कॉपी कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस आए अपने कोड में और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। यहाँ तो सर ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। सेव करिए, वापस अपने कोड में आइए। देखिए ब्राउजर समझ जाता है कि हार्ट इमोजी जनरली किस कलर में होनी चाहिए, रेड कलर में होनी चाहिए। तो मेरा हार्ट यहाँ पर दिखने लगा। आप देखिए हार्ट इमोजी ऐड करने की वजह से बटन भी थोड़ा थोड़ा बड़ा चारों तरफ से हो गया है। वो देखेंगे अभी हम इसको कैसे फिक्स करेंगे। बट बेसिकली दोनों बटन्स तो मेरे आ गए। अब ऐसे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं जैसे यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने CSS ऐड ही नहीं करी है। CSS ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बटन्स में क्या डिफाइन कर देते हैं, क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। हमने बोला था आईडी जनरली डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ क्लासेस ही डिफाइन होती हैं। इसको क्या दे देते हैं, मान लीजिए दे देते हैं बैग बटन, ठीक है। एक को हमने क्लास दी बैग बटन, दूसरे को क्या दे देते हैं क्लास, इसको तो दे सकते हैं विश लिस्ट, है ना। या मान लीजिए दे देते हैं विश बटन, ठीक है। इन दोनों को क्लासेस दे दी, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, अभी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ क्लासेस डिफाइन की हैं, इनको इनकी जो एक्चुअल काम है वो डिफाइन नहीं किया है। अब देखिए स्टाइल हमने यहाँ दिया हुआ है। एक जो नई चीज हम यहाँ पर कर लेते हैं वो क्या, इन बटन्स की जो CSS है वो नई फाइल में डिफाइन करते हैं, ठीक है। HTML तो हमने डिफाइन कर दिया, बटन्स की CSS डिफाइन करेंगे नई फाइल में। वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आकर नई फाइल बनाते हैं। क्या, मान लीजिए मेरी HTML बनी हुई है, एक पहले फोल्डर बनाते हैं CSS के लिए। CSS के अंदर एक फाइल बनाते हैं, क्या, प्रैक्टिस सेट 3.css, ठीक है। ये मैंने फाइल बना ली और कर ली सेव। इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करते हैं HTML के अंदर इंक्लूड टैग से। हेड के अंदर क्या लगाएंगे, इंक्लूड टैग लगाएंगे। मैं कर लेता हूँ, सॉरी, लिंक टैग से। तो मैं HTML हेड के अंदर क्या लगाएंगे, लिंक टैग लगाएंगे। लिंक लिखा, देखिए इसने अपने आप डिफाइन कर लिया कि ये स्टाइल शीट हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाइल शीट मतलब CSS, और href के अंदर देंगे रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या है, सबसे पहले जाइए CSS फोल्डर के अंदर, उसके अंदर लोड कर लीजिए प्रैक्टिस सेट 3। इसको मैंने कर लिया सेव। ये जो नीचे वाले का स्टाइल है इसको फिलहाल हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना है तो ये कैसे करेंगे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश CSS और JS में कमेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मैंने कर दिया सेव, ठीक बात है। तो HTML का काम मेरा हो गया है पूरा। अब खोल लेते हैं मेरा CSS, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों के लगा लेते हैं टारगेट। तो देखिए एक तो मैंने यहाँ डॉट लगा के डिफाइन कर दी क्लास। ये एक्चुअली सेलेक्टर मैंने यूज कर लिया, क्लास तो डायरेक्टली डिफाइन करनी थी, है ना। तो क्लास मैंने देख ली है विश बटन और बैग बटन। तो विश बटन को लिख लेते हैं, यहाँ लगाना है डॉट सेलेक्टर के लिए, है ना। और पहला क्या है मेरा, पहला है बैग बटन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, आपको समझना है कि ये CSS हम कैसे डिफाइन करेंगे ताकि ये पेज थोड़ा ऐसा लगने लगे। तो देखिए सबसे पहले काम क्या किया हुआ है, पहले बटन में देखते हैं बैकग्राउंड कलर क्या है, थोड़ा ग्रीन कलर का है। तो सबसे पहले आते हैं, बैड मैंने लिख दिया, एक्चुअली ये बैग बटन है ना। यहाँ पर डिफाइन करते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर कैसे डिफाइन करेंगे,
ग्रीन। मैंने जैसे ही सेव किया देखिए इसमें क्या हो गया, ग्रीन हो गया। पर ये थोड़ा ज्यादा ग्रीन हो गया, यहाँ पे काफी लाइट ग्रीन है। एक बार इसको कर देते हैं लाइट ग्रीन। ठीक है, आप डायरेक्ट कलर कोड भी यूज कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, बस लाइट ग्रीन कर दिया, सेव कर दिया। देखिए काफी हद तक सेम यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आप सीखे, बैकग्राउंड कलर आपको रिवाइज हो गया। बटन का आपको पीछे का कलर देना है तो हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। देखिए यहाँ इसके चारों तरफ आ रहा है ब्लैक कलर का बॉर्डर। क्या यहाँ बटन पे कोई बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन करेंगे बॉर्डर नन। बॉर्डर नन करेंगे, देखिए बॉर्डर नन करते ही क्या हुआ, बॉर्डर यहाँ से पूरा का पूरा गायब हो गया है। देखिए बॉर्डर गायब करने के बाद ये बटन के चारों तरफ काफी स्पेसिंग है, इस बटन में उतनी स्पेसिंग नहीं नजर आ रही है। अंदर अगर स्पेसिंग ऐड करनी हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, पैडिंग यूज करते हैं। तो पैडिंग में आ जाते हैं, पैडिंग डिफाइन करते हैं टॉप और बॉटम की। पैडिंग टॉप कितना मेरे को डिफाइन करना है, मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूँ 5 पिक्सल, यानी ऊपर 5 पिक्सल ऐड कर लो। तो देखिए थोड़ा सा ऐड हो गया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, चारों पैडिंग डिफाइन कर लेता हूँ। पैडिंग टॉप हो गया, पैडिंग बॉटम हो गया, अगेन 5 पिक्सल, नीचे भी आ गया। मैं लेफ्ट में डिफाइन करता हूँ पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल और पैडिंग राइट 5 पिक्सल। ठीक है, सबको मैंने अभी फिलहाल 5 5 पिक्सल डिफाइन किया। क्या बटन ऐसा ही है, ऊपर तो स्पेसिंग ठीक है बट लेफ्ट और राइट में स्पेसिंग और ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 को क्या कर देता हूँ, 15 15 कर देता हूँ मान लीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा शायद इसी टाइप का मेरा बटन जो है वो दिख रहा है जैसा मेरा टास्क में था। ठीक है, तो मैंने डिफाइन कर लिया। हम चाहें तो उसको सिंगल लाइन में शॉर्ट हैंड में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आप डिफाइन कर सकते हैं पैडिंग। ठीक है, पहले हमेशा टॉप और बॉटम की आप डिफाइन कर सकते हैं। टॉप और बॉटम की क्या है, 5 पिक्सल, और उसके बाद डिफाइन करेंगे 15 पिक्सल, और इस पूरे को कर देंगे कमेंट या डिलीट। मान लीजिए मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कोड छोटा रहे। सेव किया, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहली कोई मान लेता है टॉप बॉटम, दूसरी कोई मान लेता है लेफ्ट राइट। तो ये शॉर्ट हैंड में हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब एक चीज और है, कोने से अगर आप देखेंगे तो कोने से बटन मेरा गोल हो रहा है। तो इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, एक प्रॉपर्टी सीएसएस की होती है, क्या, इसका नाम होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमने किया और यहाँ क्या डिफाइन कर दिया, 5 पिक्सल। जैसे ही मैंने 5 पिक्सल डिफाइन किया, देखिए बटन थोड़ा थोड़ा मेरा गोल हो गया, पर ये वाला बटन काफी गोल है। तो मान लीजिए 5 पिक्सल की जगह इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। जितना बढ़ाएंगे बॉर्डर रेडियस उतना ज्यादा गोल आपका बटन होता जाएगा। तो देखिए काफी हद तक बिल्कुल सेम मेरा बटन यहाँ पर बन चुका है। तो मेरी बैक बटन की जो सीएसएस है वो एकदम हो चुकी है तैयार। ठीक है, अब आते हैं विशलिस्ट बटन पे। तो देखिए विशलिस्ट बटन में बैकग्राउंड तो कोई डिफाइन नहीं है, पर पैडिंग देखिए इसने ऊपर तो शायद सेम सा दिया है पर लेफ्ट राइट में बहुत ज्यादा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले पैडिंग को कर लेते हैं कॉपी। इसको कम से कम इतना पैडिंग तो दिया जाए जितना पहले से है ना। तो देखिए थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पर आ गया है। बॉर्डर भी देख लेते हैं, बॉर्डर देखिए ब्लैक कलर का एकदम सॉलिड इसने बॉर्डर यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं, पैडिंग को एडजस्ट बाद में कर लेंगे। बॉर्डर हम डिफाइन कर लेते हैं, मान लीजिए 2 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक। इसका मतलब क्या है, 2 पिक्सल का 2 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड के बजाय आप डैश्ड यूज कर सकते हैं, डॉटेड यूज कर सकते हैं। बॉर्डर आपको चाहिए तो ब्लैक मतलब सॉलिड ब्लैक कलर होना चाहिए। सेव किया तो देखिए चारों तरफ उसी तरह का कुछ कुछ बॉर्डर आ गया जैसा बॉर्डर यहाँ पर था। पर देखिए इसने भी रेडियस डिफाइन किया है, कोने से थोड़ा थोड़ा बटन क्या है, गोल है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, देखिए काफी हद तक ये सेम दिखने लगा है, बट अभी ऊपर नीचे का स्पेसिंग तो ठीक है, लेफ्ट राइट का स्पेसिंग यहाँ पर और काफी बड़ा है। तो पैडिंग में 15 की जगह इसको क्या कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ। सेव करता हूँ, क्या अब ठीक है, नहीं अभी भी कम है, विशलिस्ट बटन और भी चौड़ा है। तो मैं 25 की जगह इसको 35 कर देता हूँ। तो देखिए आप थोड़ा सा प्ले अराउंड आपको करना पड़ता है सीएसएस में, उससे क्या होता है एग्जैक्टली चीजें आपको समझ आने लगती हैं। तो देखिए मोर और लेस हमने दोनों बटन एग्जैक्टली वैसे ही बना लिए हैं जैसे हमारे टास्क में दिख रहे थे, है ना। तो हमने कितनी सारी चीजें रिवाइज की, हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर ली, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस हमने देखा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अलग सीएसएस को की फाइल को बनाना है, कैसे उसको मेन फाइल में इंक्लूड करना है, ये सब हम यहाँ पर देख चुके हैं। काफी बड़ा टास्क था, ये टास्क हो गया मेरा कंप्लीट। आते हैं टास्क नंबर 8 पर। देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबे होने वाली है, आगे चल के अभी पूरा कोर्स में ऐसा ही होने वाला है। थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट में और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में काफी टाइम स्पेंड करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आता रहे। ठीक है, क्योंकि बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, करने से होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, एड स्क्रिप्ट एलिमेंट टू पेज टू शो वेलकम अलर्ट। यानी स्क्रिप्ट एलिमेंट ऐड करिए वेलकम अलर्ट दिखाने के लिए। तो पेज में हम कहाँ जाते हैं, बॉडी से फिनिश होने से जस्ट पहले, बॉडी के फिनिश होने से जस्ट पहले हम आ गए, यहाँ ऐड कर दिया हमने स्क्रिप्ट टैग। और अलर्ट देना है वेलकम का, तो मान लीजिए अलर्ट के अंदर हम क्या लिख देते हैं, वेलकम बडी। ठीक है, वेलकम बडी हमने लिख दिया। तो जैसे जैसे मैंने लिखा सेमीकोलन लगा देते हैं, जैसे हमने लिखा है क्या हुआ यहाँ पर,
वेलकम बडी करके पेज अलर्ट आ रहा है। जब भी पेज लोड होगा सबसे पहले अलर्ट आएगा, उसके बाद ही पेज आएगा। तो वेलकम अलर्ट मेरा हो गया है। एड ऑन क्लिक अलर्ट टू ऐड टू बैग एंड विश लिस्ट बटन। अब ये बोल रहा है जो अलर्ट आपने दिखाया है ये इन दोनों बटन्स पे ऐड करिए, इन दोनों बटन को क्लिक करने पे ही अलर्ट आना चाहिए। अभी जो हमने बटन बनाए हैं बटन तो हैं, पर क्या इनको क्लिक करके कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो कह रहा है अलर्ट यहाँ पर तो दिखाया, इसको फिलहाल कर देते हैं कॉमेंट हम, क्योंकि ये पेज लोड में प्रॉब्लम करेगा। बट ये कह रहा है ये अलर्ट आप करिए बटन पे ऐड। देखिए वापस आ जाते हैं HTML पे। हमने देखा अलर्ट कैसे ऐड करते हैं, ऑन क्लिक। तो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए ऑन क्लिक, और यहाँ आ गए मेरे 2 डॉट्स। इसको आप एंटर एंटर करके मल्टी लाइन में ले जा सकते हैं और यहाँ अपना कोड आप लिख सकते हैं। कोड कैसे लिखेंगे? हमको क्या देना है? अलर्ट देना है ऑन क्लिक पर। और मान लीजिए अलर्ट का मैसेज क्या होना चाहिए, मैं ये बोल देता हूँ एडेड टू बैग, है ना। आप अगर किसी आइटम को खरीदने के लिए ऐड टू बैग पर बटन दबा रहे हैं, आइडियली तो वो कार्ट में ऐड होना चाहिए। वो फंक्शनैलिटी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं क्लिक करने पर हम ये दिखा पाए कि आपकी आइटम हैज बीन एडेड टू बैग, है ना। एडेड टू बैग यहाँ पूरा लिख देते हैं, मान लीजिए आइटम हैज बीन एडेड टू बैग। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। देखिए मैं जैसे ही आके इस बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या आया, अलर्ट मेरा आ गया, आइटम हैज बीन एडेड टू बैग। ओके कर दिया, फिर दबाया, आइटम हैज बीन एडेड टू बैग। विश लिस्ट पे क्या हुआ? विश लिस्ट पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर अभी हमने ऑन क्लिक ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर भी एक ऑन क्लिक ऐड कर लेते हैं। क्या? ऑन क्लिक, ये मैंने डिफाइन किया, इसको ले जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पर हमको अलर्ट ऐड करना है। अलर्ट क्या होगा? अलर्ट आइटम हैज बीन एडेड टू द विश लिस्ट। ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव। अब देखिए मैं यहाँ आता हूँ, मैं जैसे ही विश लिस्ट पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एक दूसरा अलर्ट आ रहा है, आइटम हैज बीन एडेड टू द विश लिस्ट। ओके किया, इस बटन पे क्लिक किया, क्या आ रहा है, आइटम हैज बीन एडेड टू बैग। तो ये दोनों बटन्स क्या हुए, मेरे फंक्शनल बटन्स हो चुके हैं। क्लिक करने पर काम ये मेरा कर रहे हैं। यही मेरा टास्क था, एड ऑन क्लिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही इस एक्सरसाइज को हम एंड करेंगे। इससे जो अगला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट